सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, आज हम अपनी करंट अफेयर्स जो कि अजिता जीएस फाउंडेशन बैच के साथ ही में स्टार्ट हुई, उसी के अंतर्गत हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हुई उसकी दूसरी क्लास हम लेकर के आए हैं। लेकिन एक सूचना है, आज ये जो हमारी क्लास है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है और साथ ही साथ मेन चैनल पर भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर एक किया गया हमारा सेशन था और इतना पुराना सेशन उसको यूट्यूब ने अपनी गाइडलाइन के मुताबिक उसके अगेंस्ट माना है, वो गाइडलाइन के हिसाब से नहीं माना है। तो क्या हुआ है कि 1 वीक के लिए अकाउंट पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है, चैनल पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि आप लोगों की क्लासेस बंद ना हो, इसलिए ये हमारा कोचिंग चैनल हमने नाम से बना दिया है, ACA कोचिंग क्लासेस के नाम से। उस पर ये हमारी सेकेंड क्लास मिलेगी और कल है संडे, है ना, कल है संडे, तो कल आपकी क्लास बंद रहेंगी और अगले 3 से 4 क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेगी। हालांकि जैसे ही उस चैनल की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तुरंत ये सारी क्लासेस वहीं पर शिफ्ट कर दी जाएंगी और आगे की सभी क्लासेस आपकी वहीं पर होंगी। तो विशेष सूचना यही है कि अगली 3-4 क्लासेस और जो आपका 1 जून से बाकी क्लासेस होने को थी वो भी अभी यहीं पर होंगी। उसके बाद में वो मेन चैनल पर अनुभव कैरियर एकेडमी पर ही वो शिफ्ट कर दी जाएंगी। हालांकि एक अपील की है कि इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो गाइडलाइन के अगेंस्ट हो यूट्यूब को, लेकिन वही है कि देखते हैं अगर आपका चैनल फिर से वो रिफ्रेश्ड अगर अपनी गलती मान लेते हैं तो फिर से सारी एक्टिविटी 1 वीक से पहले ही चालू हो जाएंगी और अगर वहाँ पर वो चालू हो जाते हैं तो फिर आगे की क्लासेस वहीं पर चलने लगेंगी। ठीक है, नहीं तो 1 वीक के लिए तो सस्पेंडेड हैं किसी भी एक्टिविटी करने के लिए, चाहे वो लाइव हो, चाहे रिकॉर्डेड हो, चाहे पोस्ट हो, प्रीमियर हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए। और हम यहाँ पर फिर से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स के, लेकिन वो 10 क्वेश्चन ना हो करके वो ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेंगे और आज इस क्लास में मैंने स्टैटिक का थोड़ा और ज़्यादा पोर्शन शामिल करने का प्रयास मैं करूँगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय शांति रक्षकों लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत कौन सा पदक प्रदान किया गया? ऑप्शन ए हमारे पास है ब्लू हेल पदक, ऑप्शन बी हमारे पास है डैग हैमरशोल्ड पदक, एक है यूएन शांति पदक और डी है वीरता पदक। तो देखिए, अगर हम ब्लू हेलमेट पदक की बात करें तो असल में ब्लू हेलमेट कोई पदक नहीं होता है। ठीक है, ब्लू हेलमेट कोई पदक नहीं होता है, लेकिन ब्लू हेलमेट जो होता है, ब्लू हेलमेट वो क्या होता है, यूएन के पीस कीपर्स को कहा जाता है। इतना आप ध्यान रखेंगे, पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट कहा जाता है। ब्लू हेलमेट कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारा हम डी ऑप्शन पर आते हैं, वीरता पदक। नहीं, वीरता पदक जो है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पुलिस या सेना में साहसिक कार्यों के लिए, पुलिस या सेना में साहसिक कार्यों के लिए, साहसिक कार्यों के लिए। ठीक है, इतना ध्यान रखें क्या हुआ। और यूएन शांति पदक, असल में यूएन शांति पदक जैसा कोई भी आधिकारिक शब्द का इस्तेमाल होता नहीं है। यहाँ पर आपका जो है
वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और वो है डैग हैमरशोल्ड पदक। ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है यूएन के पीस कीपर्स को, ठीक है। और वही जो है, यही पुरस्कार किसको दिया गया है? लांस हवलदार हरभजन सिंह। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो डैग हैमरशोल्ड पदक है ये मरणोपरांत दिया जाता है, इतना और ध्यान रखेंगे। कब दिया जाता है? ये मरणोपरांत दिया जाता है, इतना डाटा आप याद कर लेंगे। हमने आपसे क्या कहा कि हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करंट के लेकर के नहीं आ रहे होंगे, इसके साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक होगी उसको भी हम साथ ही साथ में जो है वो कवर कर रहे होंगे, है ना। चलिए और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर या निशान भी जिसको कहते हैं प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है असम पुलिस, ऑप्शन बी है त्रिपुरा पुलिस, ऑप्शन सी है सिक्किम पुलिस, और ऑप्शन डी जो है वो है मेघालय पुलिस। तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति पुलिस 2026 में दिया गया है, ये दिया गया है सिक्किम पुलिस को। किसको? सिक्किम पुलिस को। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी? असम की। अगर हम बात कर लेते हैं असम पुलिस, तो असम पुलिस देखिए, अगर हम बात करें असम पुलिस के मुख्यालय की, किसकी? मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये कहां है? ये है दिसपुर में। कहां? दिसपुर में जो है ये इनका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो वो हो गई थी 1826 में। और हम असम से एक और फैक्ट याद रखेंगे, क्या? काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां है? ये भी है भैया हमारा कहां? असम में है। उसके बाद में मानस बहुत ही चर्चित रहता है, मानस वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य ये भी कहां है? ये भी हमारा आ जाता है कहां? असम के अंतर्गत आ जाता है। देखिए अगर हम त्रिपुरा पुलिस की बात करें तो इसका जो मुख्यालय होगा, क्या मुख्यालय? मुख्यालय जो होगा वो कहां होगा? वो होगा अगरतला। कहां? अगरतला। और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1965 में। साथ ही साथ यहां पर और एक फैक्ट याद रखेंगे त्रिपुरा के बारे में। सॉरी। ठीक है, चलिए त्रिपुरा के बारे में एक बात और याद रखेंगे कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से, किससे? बांग्लादेश से, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। कैसे? 3 तरफ से घिरा है, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ अगर असम की हम बात करें तो ये रबर उत्पादन में, किसमें? रबर उत्पादन में
अग्रणी है। ये डाटा इतना याद करके रखेंगे। और साथ ही हम ध्यान रखेंगे कि जो भी क्लासेस आप जीएस की लें, तो अगर आप पहले एक बार तैयारी कर चुके हैं और एक बार आप नोट्स बना चुके हैं, और कभी भी नोट्स बनाइए तो ध्यान रखिए जब भी कोई टॉपिक फिनिश हो तो उसमें कम से कम उसके बाद एक पेज छोड़ दीजिए। वो क्यों छोड़िएगा? उसका रीजन होता है कि जैसे ही कुछ अपडेटेड आता है या नेक्स्ट क्लासेस आप लेंगे या नेक्स्ट टीचर से किसी से पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि पिछले नोट्स में वो न पढ़ाया गया हो और वो अब अध्यापक द्वारा शामिल किया जा रहा हो, तो आपको नए नोट्स न बनाने पड़े बल्कि उन्हीं नोट्स में जो अपडेटेड डाटा हो उसको ऐड ऑन कर सको। और जो हमारे साथी नए हैं जिन्होंने अभी तक कहीं से तैयारी नहीं की है या अभी तक कोई नोट्स बनाए ही नहीं है, तो वो प्रॉपर जो है अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे। हालांकि आपको बोर्ड पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिलती रहेंगी, लेकिन मैं यकीन ये करता हूं कि अपने नोट्स खुद ही अपने हाथों से बनाना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि हम कितने ही अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दें, लेकिन जो एक आत्मीयता जुड़ी होती है और जो समझने की जो स्थिति होती है वो सबसे ज्यादा अपने नोट्स की ही होती है। आप भले ही बहुत कम शब्दों में कोई चीज बनाएं, कि स्ट्रक्चर तैयार करें, वो आपको पता होगा कि इसका अर्थ क्या है और उसको पढ़ने में आपका मन भी लगेगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको तो जो भी एसीए से जो भी आपके लिए फैकल्टीज हो पाएंगी बेस्ट से बेस्ट, वो सारी आपको दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फैकल्टीज से ही लुभाएं। मेरा कार्य भी ये है कि आपको एक सही रास्ता बताएं, सही तरीका बताएं तैयारी करने का। तो वास्तव में बहुत कम समय अगर बचा हो किसी एग्जाम को लेकर के, तो उसमें नोट्स में चलिए ठीक है समय नहीं गवाते हैं, लेकिन एक फाउंडेशन बैच है ये। इसके नोट्स अगर आपने एक बार बना लिए तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको कभी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीजें त्रिपुरा के बारे में याद रखेंगे। और जो राष्ट्रपति पुलिस कलर जो दिया गया वो किसे दिया गया? सिक्किम। सी ऑप्शन सही। और सिक्किम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ये इसकी जो राजधानी होगी, ठीक है, राजधानी जो होगी वो गंगटोक होगी। गंगटोक, ठीक है। और सिक्किम के बारे में क्या ध्यान रखेंगे? ये दूसरा सबसे छोटा राज्य है, दूसरा सबसे छोटा राज्य है ये। सिक्किम के बारे में इतना डाटा जो है वो हम तैयार रखेंगे। और हाँ, इसे 1975 में जो है 1975 में 1975 में क्या होता है, ये भारत का पूर्ण राज्य बना। भारत का राज्य बना, इसे याद रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ क्या है, कंचनजंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूनेस्को बर्ड हेरिटेज में शामिल है। बर्ड हेरिटेज में जो है ये शामिल है, इतना हम जान लेंगे। ठीक है। मेघालय के बारे में इतना जान लेंगे, इनका मुख्यालय या राजधानी जो है वो शिलांग है। ठीक है, इतना डाटा सफिशियंट है आज के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे जो है हर एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते चलेंगे, उसके बारे में अन्य जो भी बुलेट पॉइंट्स होंगे उनको हम ऐड करते चलेंगे और धीरे धीरे हमारा दायरा बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही आप 6 से 7 क्लासेस लेंगे आपको खुद मजा आने लगेगा कि हाँ, आप आगे आगे कमेंट करेंगे
कि हाँ सर इसके बारे में ये लिखिए, इसके बारे में ये लिखिए, जैसे मैं पूछूंगा कि इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तुरंत खटक से आप उसको आंसर देंगे। तो यही होता है एक कंटिन्यूटी का मजा ही यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मई 2026 में एसयू 30 MKI, ये क्या है? ये एक विमान है। बेड़े के लिए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी हेतु किस संस्थान ने भारतीय वायुसेना के साथ 3 अनुबंधों पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा IIT मद्रास, बी ऑप्शन है IIT दिल्ली, सी ऑप्शन हमारा है IIT बॉम्बे और डी ऑप्शन है हमारा IIT कानपुर। तो फटाक से आंसर देंगे कि इसमें क्या होगा। ठीक है, चलिए इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, IIT बॉम्बे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में GI टैग वाले क्वीन पाइन एप्पल की वैल्यू चेन को विकसित करने के उद्देश्य से 236 करोड़ का मिशन क्वीन पाइन एप्पल किस राज्य में लॉन्च किया गया? क्या है कि एक पाइन एप्पल है, यानी कि एक अनानास है क्वीन, जिसका नाम है क्वीन, उसको GI टैग प्राप्त कराया गया है उस राज्य को, और उसको विकसित किया जाए, उसकी वैल्यू चेन को विकसित किया जाए, इसलिए उसे 236 करोड़ जो है वो रुपए दिए गए। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा त्रिपुरा, बी ऑप्शन है हमारा मेघालय, सी ऑप्शन है हमारा मिजोरम और सी ऑप्शन है हमारा असम और डी ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है? वो है मिजोरम। तो फटाक से आंसर हम देंगे कि आखिर इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्या मिजोरम सही होगा? नहीं, मिजोरम नहीं सही होगा। क्या असम सही होगा? नहीं। क्या मेघालय सही होगा? नहीं। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बारे में हमने क्या जाना? सबसे पहले अगर हम थोड़ा और इसमें जान लेते हैं, इसकी राजधानी जो है, राजधानी वो क्या है? राजधानी इसकी है अगरतला। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसका राजकीय फल क्या है, राजकीय फल, तो भैया यही तो हो जाएगा क्या? क्वीन पाइन एप्पल। ठीक है, क्वीन पाइन एप्पल। और इसे क्या किया गया? इसे सॉरी, ये GI टैग भी इसको इसके लिए प्राप्त है। ठीक है, और आपको बता ही दिया त्रिपुरा क्या है, 3 तरफ से बांग्लादेश की तरफ से घिरा हुआ है। और एक चीज याद कर लेंगे, रुद्र सागर झील भी कहां है? रुद्र सागर झील जो है वो कहां है? वो भी भैया कहां है? त्रिपुरा में है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अगर मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी अभी अभी बताई थी, याद रखना सीखिए। चलिए फिर भी कर देते हैं रिपीट। ये हमारी कहां है? ये है शिलांग। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में हमने तुमको बताया था। ठीक है, यहां का जो अगर हम GI टैग की बात करें तो है वो तुम्हारा लॉकडोंग टर्मेरिक, लॉकडोंग टर्मेरिक। इसके लिए इसको क्या है? वो GI टैग प्राप्त है। किसको प्राप्त है भैया? तो वो मेघालय को प्राप्त है। क्या? GI टैग प्राप्त है। इतना हम बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो नोक्रेक, नोक्रेक बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर कहां है? ये भी यही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये क्या है? एशियाई हाथियों के रहने का ये प्रमुख स्थान भी है। इतना हम ध्यान रखेंगे।
ठीक है, खैर इसको हम ये भी जान लेते हैं, ये सन 1985 में 1985 में जो है इसका क्या होता है, स्थापना होती है। और इसके बारे में हम जानेंगे, ये कहाँ है, गारो हिल्स में है। कहाँ, गारो हिल्स पर है ये नोकरेक। और क्या है, एशियाई हाथियों का प्रमुख निवास स्थान, एशियाई हाथियों का प्रमुख निवास स्थान। इतनी चीजें हम याद रखेंगे। ठीक है, असम की अगर हम बात करें, असम की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने इसकी राजधानी बता ही दी थी, क्या थी, दिसपुर थी। और काजीरंगा यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को में शामिल है, ये भी हमने आपको बता दिया था। हम अगर मुख्य रूप से बात करें तो देखिए एक तो ये है कि असम में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये कहें इसकी प्रमुख नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और असम जो है ये चाय के उत्पादन में अग्रणी है, चाय के उत्पादन में अग्रणी, चाय के उत्पादन में अग्रणी है। तो इतनी चीजें जो है हम ध्यान रखेंगे। अगर हम मिजोरम की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या होगी, मिजोरम की राजधानी की अगर हम बात करें तो वो होगी हमारी क्या, आइजोल। क्या होगी, आइजोल होगी। ठीक है, इतना हम ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे कि ये भारत का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला, वन प्रतिशत वाला राज्य है। ये फैक्ट इसके बारे में याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर मुख्य रूप से हम बात करें एक इनके यहाँ मतलब मिजोरम में जो है एक मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। क्या, मुरलेन, याद रखेंगे आप भी, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे कहा जाता है मिजोरम का अमेज़न उद्यान। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिजोरम का अमेज़न, मिजोरम का अमेज़न। ठीक है, क्योंकि अमेज़न के जो हैं वो वन पाए जाते हैं। और एक ध्यान रखना, यहां पर मिजोरम का जो एकमात्र, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह कम पड़ गई है। सॉरी, चलिए, इनका एकमात्र टाइगर रिजर्व है। क्या, एकमात्र टाइगर रिजर्व, एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डंपा। क्या, डंपा, ये ध्यान रखेंगे। और यहां पर हम थोड़ा जान लेते हैं, बात अगर टाइगर रिजर्व की आती है, किसकी, टाइगर रिजर्व की, हमने आपको क्या बताया कि एक असल में टाइगर रिजर्व टाइगर्स को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि टाइगर की प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए
उनको बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर एक लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, और ये कब लाया गया असल में? ये 1 अप्रैल 1973 को ये लाया गया। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी भारत की, वो थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? वो भारत की प्रधानमंत्री थी। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर आया, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर आया, इसके तहत शुरू में कुल 9 टाइगर रिजर्व को जोड़ा गया था। कुल 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए। टाइगर रिजर्व, कुल 9 टाइगर रिजर्व जो है वो स्थापित किए गए थे। और अगर बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां से हुई, तो वो हुई थी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। और ये कहाँ है? ये है भैया उत्तराखंड में। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व, तो वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। और ये हमारा कहाँ है? ये है लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? लखीमपुर खीरी में। ये चीजें हम याद रखेंगे, ठीक है। टाइगर रिजर्व के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर जो आया वो 1 अप्रैल 1973 को, उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। शुरू में कुल कितने भाई टाइगर प्रोजेक्ट आया है अगर, तो उसमें कुछ टाइगर रिजर्व को चिन्हित भी किया गया होगा, स्थापित भी किए होंगे। तो शुरू में कुल 9 टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया। उसके बाद में जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, ये पहला टाइगर रिजर्व था। और उत्तर प्रदेश की अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। और इतना ज्यादा ये डाटा जो है वो आपके लिए जरूरी भी था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है क्या? अगला प्रश्न ये है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी कि IDY 2026 के मुख्य आयोजन स्थल के रूप में किस शहर को चुना गया? पहला ऑप्शन है दिल्ली, नहीं। बी ऑप्शन है मुंबई, नहीं। डी ऑप्शन है चेन्नई, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन कोलकाता जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि 2026 का जो योग स्थल, मुख्य आयोजन स्थल चुना गया वो कोलकाता का चुना गया। चलिए, अगर हम मुंबई की बात कर लें, ठीक है। देखो, अगर दिल्ली की बात करें, ठीक है, जो दिल्ली में क्या हुआ, राष्ट्रपति भवन हो गए, ये दिल्ली में ही है। राष्ट्रपति भवन हो गए, संसद हो गई, संसद भवन हो गया। और मुख्यतया जितने भी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स वगैरह हो गए वो दिल्ली में ही स्थापित होंगे। एक सेकंड, थोड़ा जल ले लेता हूं।
ठीक है, ये सारी चीजें तो हो ही गई। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दिल्ली क्या है, यमुना नदी के किनारे है। कहाँ? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। और इससे संबंधित एक चीज और याद रखेंगे, क्या? कि जो G20 समिट हुई थी, G20 समिट 2023, वो कहाँ हुई थी? वो दिल्ली में ही हुई थी। अब अगर हम मुंबई की बात करें तो ये है क्या? महाराष्ट्र की राजधानी है। क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी। और प्यारे साथी, जब बात राजधानी की आ जाए तो फिर राजधानी ही है ये किसकी? भारत की। इसे कहा जाता है आर्थिक राजधानी। ठीक है, आर्थिक राजधानी है ये। ठीक है, और बात जब आर्थिक किया जाए, इकोनॉमिक्स किया जाए, और तो फिर अगर आरबीआई छूट जाए तो फिर बात ही गलत है। ध्यान रखें साथी, जो आरबीआई का मुख्यालय है, आरबीआई का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वो भैया कहाँ है? मुंबई है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज्यादातर आप अगर मुख्यालय देखेंगे तो वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे। और किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई संस्थाएं होंगी, उनके ज्यादातर मुख्यालय जो हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं स्टेट कैपिटल में। तो ये थोड़ा हटके है, ये मुंबई में है। तो ऐसे मुख्यालय आप अवश्य याद करें जिनका मुख्यालय नई दिल्ली ना हो, कहीं और शिफ्ट हो, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि मुख्यतया कैपिटल जो किसी भी नेशनल कैपिटल होती है उसमें ही ज्यादातर हेडक्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम बढ़ जाते हैं किसकी तरफ? बढ़ जाते हैं कोलकाता की तरफ। तो कोलकाता भैया कहाँ की राजधानी है? तो यह है पश्चिम बंगाल की, तो यह राजधानी हो गई। क्या है? ये पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई। और जब भी बात पश्चिम बंगाल की आएगी तो ये हुगली नदी के किनारे है। कहाँ है? ये हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, हुगली नदी के किनारे, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ एक नदी है, बात जब नदी की ही प्यारे साथी हुई है तो ध्यान रखेंगे, एक और चीज याद रखेंगे कि दामोदर नदी, एक यह है दामोदर नदी। दामोदर नदी, इसको हम कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक किसे हम कहते हैं? तो वो दामोदर नदी को कहते हैं। और बात जब शोक की आई है तो एक और फैक्ट याद रखना, एक है कोसी नदी। क्या? एक है कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये ध्यान रखना, बिहार का शोक। ठीक है, और बात जब पश्चिम बंगाल की ही आ जाए तो ध्यान रखना यहां पर पहले तो कोलकाता ही की ही बात कर लेते हैं। कोलकाता में क्या है? भारत की पहली पहली मेट्रो सेवा यहीं से शुरुआत हुई थी उसकी, मेट्रो सेवा। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं सुंदरबन डेल्टा, कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन, जब बात बंगाल की आए और सुंदरबन की बात ना आए तो फिर नाइंसाफी है। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। क्या? रॉयल बंगाल टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, इतने फैक्ट्स जो हैं वो हम याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, तो ये भैया कहाँ की? तमिलनाडु की राजधानी है। एक सेकंड, तमिलनाडु की राजधानी है।
तमिलनाडु की ये राजधानी है। और चेन्नई काहे के लिए प्रसिद्ध है? ये मरीन बीच जो है एक पर्यटन स्थल है, मरीन बीच यहाँ का जो है वो प्रसिद्ध है। तो इतने फैक्ट्स हमने आपसे क्या कहा था, ये 10 क्वेश्चन नहीं होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर एक ऑप्शन से जो मेन डाटा है वो आपको प्रोवाइड करें। और ऐसा भी नहीं है कि इतना करा दिया कि आप एक ही दिन में बोर होते रहे चलें। ऐसा नहीं है कि दिल्ली कभी ऑप्शन में आएगा नहीं, मुंबई कभी ऑप्शन में आएगा नहीं, कोलकाता कभी ऑप्शन में आएगा नहीं, चेन्नई कभी ऑप्शन में आएगा नहीं, सब कुछ आएगा। और धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन फैक्ट जो है वो ऐड करते चलेंगे तो नॉलेज बढ़ता चलेगा। हर बार एक फैक्ट एक्स्ट्रा ही आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हाल ही में खबरों में रहे बशीर बद्र, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस रूप में जाने जाते थे? ऑप्शन ए, क्या ये राजनेता थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या ये उर्दू कवि थे? बिल्कुल नहीं थे। सॉरी, ये असल में उर्दू कवि ही थे एक, माफ कीजिएगा, ये एक उर्दू कवि थे। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अब हम जान लेते हैं बशीर बद्र के बारे में। तो बशीर बद्र, पहली बात तो यह है कि इनका जन्म कहां हुआ? जन्म हुआ था भैया फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में, जो अब है क्या, अयोध्या, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया, अयोध्या। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये शायर थे, शायर थे, गजलों के लिए प्रसिद्ध थे, गजलों के लिए प्रसिद्ध थे, ये याद रखेंगे, के लिए प्रसिद्ध। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इनको 2 पुरस्कार मिले। क्या? एक तो पद्मश्री, क्या? एक तो पद्मश्री और दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये दोनों के दोनों मिले इनको 1999 में, ठीक है, ये भी 1999 में। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको एक और पुरस्कार दिया गया था, पोएट ऑफ द ईयर। क्या? पोएट ऑफ द, पोएट ऑफ द ईयर का जो है वो इनको एक पुरस्कार दिया गया था, कहां, न्यूयॉर्क में। इतना डाटा जो है वो आप बशीर बद्र के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार 2024 में किस राज्य को सबसे कम कुल प्रजनन दर यानी कि टीएफआर दर्ज की गई? डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु और ए ऑप्शन है दिल्ली। और साथ ही एक बार फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, फटाफट बताएंगे। चलिए यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इन ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली की, तो भारत का सबसे बड़ा शहरी राज्य, सबसे बड़ा क्या है, शहरी क्षेत्र या शहरी राज्य, शहरी राज्य है। इसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ जो है इतना ही जानेंगे। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ये, पहली बात तो यह है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मंदिरों का राज्य, ठीक है। टेम्पल स्टेट भी इसको कहते हैं। जो द्रविड़ियन शैली है, द्रविड़ियन संस्कृति है, उसका ये मुख्य केंद्र है, का मुख्य केंद्र इसे माना जाता है, मुख्य केंद्र भी इसे माना जाता है।
तमिलनाडु को और हमने क्या बताया कि टेम्पल स्टेट भी कहते हैं, क्या टेम्पल स्टेट भी कहते हैं। और बात जब टेम्पल किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर वो कहाँ है, वो तमिलनाडु में ही है। हालांकि आपको स्टैटिक जीके में आपके प्रांशु त्रिवेदी सर जो हैं वो बहुत अच्छे से मंदिर या जो भी स्टैटिक के टॉपिक्स हैं बहुत विश्लेषित तरीके से विद ट्रिक बहुत अच्छे से आपको करा रहे होंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल की। तो केरल की सबसे पहले तो हम राजधानी की बात करते हैं कि राजधानी क्या है, क्या राजधानी क्या है। और राजधानी की अगर हम बात करें तो वो है तिरुवनंतपुरम, क्या तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये क्या है, भारत का सबसे साक्षर राज्य। और केरल के बारे में जानेंगे, भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर, साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो कौन है, वो केरल ही है। ठीक है, अब अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बारे में एक और बात ध्यान रखेंगे, यहाँ का रसगुल्ला बहुत मशहूर है, क्या रसगुल्ला, काला जाम। ठीक है, रसगुल्ला जो है वो यहाँ का प्यारे साथी बहुत मशहूर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें किसकी, दुर्गा पूजा यहाँ बहुत मशहूर है। मुख्य त्योहार जो है इनका वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा भी यहाँ मनाया जाता है, छऊ भी होता है यहाँ, एक छऊ नृत्य जो है वो यहाँ होता है। और दुर्गा पूजा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको 2021 में यूनेस्को यूनेस्को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, सॉरी अमूर्त धरोहर में शामिल, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, बात जब यूनेस्को की ही आ गई है तो यहां पर हम एक पेड एज कर लेंगे और यहां पर यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा विशेष जो है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं यूनेस्को की जो स्थापना हुई वो कब हुई। फिर दूसरा फैक्ट हम जानेंगे भारत यूनेस्को का कब सदस्य बना, भारत यूनेस्को का सदस्य जो है कब बना, कब बना ये जान लेंगे। ठीक है, एक और फैक्ट हम जानेंगे यूनेस्को का सदस्य कहाँ, भारत के यूनेस्को विश्व मूर्त धरोहर में शामिल, मूर्त धरोहर में शामिल कुल स्थान, ये हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे भारत के यूनेस्को विश्व अमूर्त धरोहर में शामिल कुल चीजें। ठीक है, ये हम जान लेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें स्थापना की तो स्थापना जो होती है, ठीक है, जो स्थापना जो होती है वो हो जाती है आपकी 1945 में, ठीक है, यूनेस्को की। और 1946 को जो है
वो भारत बन जाता है यूनेस्को का सदस्य। और अगर हम बात करें कि देखिए यूनेस्को की जो साइट्स होती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, वो दो भागों में डिवाइड होती हैं। दो भागों में कैसे डिवाइड होती हैं? एक तो हो गई मूर्त धरोहरें और एक हो गई अमूर्त धरोहरें। अगर हम मूर्त धरोहरों की बात करें तो उनमें स्थान होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या है? एक स्थान है, एक मूर्ति रूप में है जिसको हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम अमूर्त की बात करें तो अमूर्त में किसी भी राज्य की, किसी भी देश की संस्कृति होती है, कलाएं होती हैं, ये अमूर्त के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा कोई मूर्ति थोड़ी ना है, ये हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है। तो उसको वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, अमूर्त विश्व धरोहर में, विश्व अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। तो जो मूर्त धरोहर में कुल शामिल स्थान है वो है 44। और अगर हम बात करें यूनेस्को विश्व में अमूर्त धरोहर भारत की कितनी है, तो वो 16 है, और उसी में शामिल किया था हमारा दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल का त्योहार है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत हुए अनुभवी ओलंपियन श्यामलाल मीणा किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन एक है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है निशानेबाजी, और ऑप्शन डी जो है वो है तीरंदाजी। और फटाफट आप इसका जवाब देंगे, फटाफट, ठीक है, फटाफट आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि कुछ तो जवाब दीजिए, कम से कम कुछ तो सीखिए। चलिए, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, श्यामलाल मीणा की, तो ये किससे संबंधित हैं? ये हमारे हैं तीरंदाजी से संबंधित। किससे? तीरंदाजी से संबंधित हैं कौन? श्यामलाल मीणा जी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, मुक्केबाजी में, तो मुक्केबाजी में सबसे बड़ा नाम जो आता है मैरी कॉम का। मैरी कॉम, इन पर फिल्म भी बन चुकी है। मैरी कॉम ये क्या है? ये 6 बार की विश्व चैंपियन है, 6 बार। इस देश की बेटी पर जो है हम सभी को नाज होना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि नहीं बेटियों को ज्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं है, घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, अगर पेरेंट्स उस पर से अपनी नजर हटा लेंगे, उस पर अनुशासन रखना छोड़ देंगे, तो बिगड़ ही जाएगा। वो फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। शिक्षा, ये कहां लिखा हुआ है कि शिक्षित व्यक्ति हाथ से निकल जाएगा या वो बिगड़ जाएगा या कुछ गलत कार्य करेगा? ये तो कहीं नहीं लिखा है। वास्तविक अगर शिक्षा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के पास भी है, तो वो अपने परिवार को ध्यान में रखेगा, उसके मान सम्मान का ध्यान रखेगा, और बहुत एक ऊंचे लेवल तक अपने परिवार को, उसके नाम को, उसके मान सम्मान को बढ़ा करके ले जाएगा। और वही है ना कि शिक्षा जब अधूरी रहती है तो फिर वो विनाश का कारण बनती है। जिस शिक्षा का अच्छा उद्देश्य नहीं है, या जो शिक्षा पूर्ण रूप से अच्छे से ली नहीं गई, अब उसमें गलती दो ही की है, या तो वो गुरु ही निकम्मा है जिसने अपने शिष्य को सिखा नहीं पाया, या फिर शिष्य ही इतना ज्यादा निकम्मा था कि उसने गुरु से कुछ सीख नहीं पाया। तो साथी ध्यान रखेंगे, अब यही मैरी कॉम है, ये क्या है? ये 6 बार की विश्व चैंपियन है। ये 6 बार जो है विश्व चैंपियन बनी, किसमें? मुक्केबाजी में, ठीक है। इन पर फिल्म भी बनी थी। तो क्या है कि अगर इनके भी माँ बाप ने यही सोच लिया होता तो इनको भी घर से न निकलने दिया जाता। अगर मुक्केबाजी की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे विजेंदर सिंह। हाँ, विजेंदर सिंह जो है वो एक बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं मुक्केबाजी के। और एक है निकहत जरीन, निकहत जरीन, निकहत जरीन। और इसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है, बीएफआई,
कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे, किसकी, वीएफआई। और वीएफआई की फुल फॉर्म अगर हम जाने तो वो है बॉक्सिंग बॉक्सिंग फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना कब हुई, वर्ष 2014 में जो है वो इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, कुश्ती की, तो कुश्ती में एक बड़ा अच्छा नाम है और वो है सुशील कुमार। सुशील कुमार ये कुश्ती में है। फिर बात करें तो विजेंदर सिंह, नहीं, बजरंग पूनिया, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो हैं ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं किसके, ये हैं कुश्ती के। फिर बात करते हैं अगर निशानेबाजी की, तो निशानेबाजी में तुम्हारी आ जाएंगी दीपिका कुमारी, क्या, दीपिका कुमारी तुम्हारी आ जाएंगी। ठीक है, और दीपिका कुमारी के बाद में अगर सबसे बड़े नाम की बात करें तो वो है अभिनव बिंद्रा, अभिनव अभिनव बिंद्रा। अच्छा, इनके बारे में क्या खास बात है, बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था, बीजिंग ओलंपिक ओलंपिक 2008, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहां जीता था स्वर्ण पदक, क्या, ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, स्वर्ण पदक इन्होंने जो है वो जीता था। अच्छा, अगर बात कुश्ती की आए तो ध्यान रखेंगे एक इंपॉर्टेंट नाम यहां पर छूटा है और वो है साक्षी मलिक का, साक्षी मलिक का। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉमनवेल्थ में, हम यहां पर CW लिख देंगे, कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना जिसका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा किया गया, किस राज्य में शुरू की गई। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है तेलंगाना और डी ऑप्शन है उड़ीसा। और फटाफट आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, क्या कर्नाटक में ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ, नहीं। क्या तेलंगाना की बात है, ये नहीं। उड़ीसा में ही जो है वो क्या किया गया, वो स्वयं सहायता समूह द्वारा जो है संचालन किया गया भारत की पहली सौर ऊर्जा परियोजना का। अब देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटका की, और कर्नाटका की सबसे पहले बात करें तो हम राजधानी जान लेते हैं, क्या, राजधानी। मुझे लगता है शायद ये कलर आपको विजिबल अच्छे से नहीं होगा, एक सेकेंड। अगर हम राजधानी की बात कर लेते हैं तो क्या है, वो बेंगलुरु है, बेंगलुरु, क्या है, बेंगलुरु है। और ध्यान रखना यही क्या है, इसरो का मुख्यालय है, क्या है, इसरो का मुख्यालय, इसरो का जो है वो मुख्यालय है। और कर्नाटक को इसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ये फैक्ट जो है
वो हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर हम अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है क्या? अमरावती। अमरावती। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि यहां पर है श्रीहरिकोटा। श्री हरिकोटा। श्रीहरिकोटा एक जगह है, ये है स्पेस सेंटर, यानी कि मिसाइल विसाइल परीक्षण जो है वो यहाँ पर होते रहते हैं। इतनी जानकारी आपको आंध्र प्रदेश के बारे में होनी ही होनी चाहिए। और बात करते हैं किसकी? तेलंगाना की। तो इसकी राजधानी क्या होगी? हैदराबाद होगी। क्या होगी? हैदराबाद होगी। हैदराबाद। और जब बात हैदराबाद की होगी तो ये क्या हुआ? 15 सितंबर को, 15 सितंबर 1948 को क्या होता है? इसका भारत में विलय होता है। भारत में विलय। अच्छा, तो आपके प्रश्न मन में प्रश्न होगा, विलय होता है मतलब ये पहले क्या भारत का हिस्सा नहीं था? असल में होता क्या है कि जिस समय भारत आजाद होता है और आजादी के समय भारत लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था। उस समय हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो गृह मंत्री थे, और उन्होंने सारे के सारे जो भी रियासतें थी सबसे बातचीत करके भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। और हम आपको बताएंगे संघ के बारे में, हम पॉलिटी में आपको पढ़ा रहे होंगे कि संघ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। खैर उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, वहीं पे चर्चा करेंगे। बात ये करते हैं कि सारी की सारी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बातचीत करके भारत में विलय कर लिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत में शामिल होने के लिए ही तैयार नहीं थी। उन 3 रियासतों में था, सबसे पहला नाम था जम्मू कश्मीर का, जिसके राजा थे राजा हरि सिंह। उन्होंने कहा नहीं, वो अलग ही लेवल में चल रहे थे कि नहीं, हम भारत में नहीं रहेंगे, हम अपना स्वतंत्र रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बन करके रहेंगे। भारत ने कहा चलिए ठीक है। फिर दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ में वहां बैठा हुआ था मुल्ला एक, और वो कह रहा था नहीं, हम भी भारत से अलग रहेंगे, हमारा अलग देश रहेगा। पटेल साहब ने कहा चलिए ठीक है। फिर एक था ये हैदराबाद। इसमें भी एक निजाम था, वो यहाँ का उस समय शासक था, वो भी कह रहा था नहीं, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया हम भी अलग ही रहेंगे, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। अब उसमें होता क्या है कि जम्मू कश्मीर पर हमला करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमला कर देता है, तो वहां पर होता क्या है कि राजा हरि सिंह दौड़ते हुए आते हैं किसके पास? सरदार भाई पटेल के पास। कहते हैं कि हमारी रक्षा कर लो, हमें बचा लो। तो पटेल साहब ने कहा कि आप एक स्वतंत्र देश हैं, हम आपकी रक्षा क्यों करेंगे? भाई हम अपनी सेना को तुम्हारे लिए दूसरे के साथ युद्ध में क्यों झोंकेंगे, क्यों अपना नुकसान करेंगे? आप एक काम करिए। उन्होंने कहा कि एक संधि पत्र पर समझौता कर दीजिए और आप भारत में शामिल हो जाइए, हम अभी आपको बचा लेंगे। तो उस समय क्या करते हैं, राजा हरि सिंह भारत के साथ विलय पत्र पर समझौता करते हैं और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाता है। हालांकि उसमें होता क्या है कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो अमेरिका के कुछ ज्यादा ही कठपुतली के तौर पर कार्य करते थे। वो रेडियो पर जाते हैं और कह देते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर जो है वो यूएन का मुद्दा है और यूएन इसे समझाएगा, मतलब सुलझाएगा। ये चीज उन्होंने कही। उसके बाद काफी समय चलता रहा। फिर आपको पता है वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा क्या होता है कि जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट एक्ट आता है। ठीक है, तो वहां पर धारा 370 को हटा करके भारत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। खैर, ये तो जम्मू कश्मीर को इस तरीके से विलय कर लिया गया। फिर जूनागढ़ में ये बात हुई, भाई पटेल साहब ने कहा कि देखिए ना तुम्हारी बात है ना हमारी बात है, जनता की बात है। जनता जिससे कह दे, अगर जनता ये चाहती है कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे, तो ठीक है, जूनागढ़ को हम अलग देश रहने देंगे। लेकिन अगर ये जनता चाहती है कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो ठीक है, इस पर सहमति बनती है और एक जनमत संग्रह करवाया जाता है जूनागढ़ में। और उस जनमत संग्रह में जनता ने क्या कहा कि नहीं, हम अलग होना ही नहीं चाहते हैं, हम भारत में ही शामिल होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जूनागढ़ भी भारत में शामिल हो गया। अब फिर नंबर था हैदराबाद का।
हैदराबाद से काफी लंबी बातचीत चली, हैदराबाद का निजाम नहीं माना। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, जब सीधी उंगली से अभी तक हम घी निकालने का प्रयास कर रहे थे, अब वो नहीं निकल रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो होता क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो ऑपरेशन विजय के एक चलाया जाता है, जिसमें भारतीय सेना चाहे क्या कहते हैं पैदल सेना हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों ने एक ऑपरेशन चलाया था। क्या? ऑपरेशन विजय, ये ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन विजय के तहत जो है वो हैदराबाद को शामिल कर लिया था। इतनी चीजें हैदराबाद के बारे में ध्यान रखेंगे। और यहाँ की एक योजना है मिशन भागीरथ। मिशन भागीरथ योजना, ठीक है, इसके लिए मशहूर है। फिर अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ध्यान रखेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर यही है। क्या है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो यही है। और ये यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। और ध्यान रखिएगा एक है मार्तंड, मार्तंड सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर ये कहाँ है? ये है भैया जम्मू कश्मीर में। ये याद रखेंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो हमारा कहाँ है? उड़ीसा में है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। और मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वो जम्मू कश्मीर का है। ये चीज ध्यान रखेंगे। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। हाल ही में उल्लास पहल के तहत किस राज्य को भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी जो है वो है सिक्किम। तो यहां पर फटाफट आप ऑप्शन लगाएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा, सॉरी, वो होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात कर लेते हैं गोवा की, गोवा की राजधानी क्या होगी? गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी। और गोवा से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गोवा जो है इसको आजाद, पुर्तगालियों से आजाद कब कराया गया? पुर्तगालियों से आजाद, पुर्तगालियों से जो है वो आजाद कब कराया गया, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। वो कराया गया 1961 में। ठीक है, और यहां पर भी क्या चलाया गया था? ऑपरेशन, ऑपरेशन विजय। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय के तहत। चलिए, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में यही है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सारी चीजें त्रिपुरा के बारे में मेजर दे दी हैं। ठीक है, फिर हम सिक्किम की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि गंगटोक जो है वो यहाँ की राजधानी है। और ध्यान रखेंगे पूर्ण जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, पूर्ण जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जो है वो यही है। अच्छा, ध्यान रखेंगे सिक्किम में है कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा चोटी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची।
वैसे अगर हम पीओके को शामिल कर लें, किसको, पीओके को, तो हमारी सबसे ऊंची जो चोटी होती है वो हो जाती है K2। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग है 8586 मीटर। लेकिन ध्यान रखना, एक चोटी है वो है K2। K2 ये पीओके में इस समय है, और पीओके कभी भी भारत का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि वो भारतीय क्षेत्र ही है। इसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पीओके में ये K2 है, इसको हम कहते हैं, ये एक तो काराकोरम श्रेणी पेड़ है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला पर है ये। साथ ही साथ अगर हम इसकी K2 की बात करें, इसको ही हम कहते हैं क्या, गॉडविन ऑस्टिन। क्या, गॉडविन ऑस्टिन किसे कहते हैं, वो हम कहते हैं K2 को ही कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो वो है 8611 मीटर। ठीक है, इतनी चीजें हम ध्यान रखेंगे। और आज सारे क्वेश्चंस, यानी कि हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास स्टडीज फाउंडेशन बैच के अंतर्गत अब पूरी होती है। बस लास्ट में देखिए, कभी भी मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे सेशन के दौरान कभी आपसे नहीं कहता हूं कि आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वास्तव में आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।